तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज के इस दिन में जहां पर हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस मार्क कर देना है कि आई एम फॉलोइंग दिस वीडियो। और अगर कुछ फीडबैक है, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी उस कमेंट के साथ आप मार्क कर सकते हो या एक नया कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन आइकन को अभी तक नहीं दबाया तो गलती कर रहे हो, दबाना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें तो फटाफट कर लीजिए, यही इस कोर्स की फीस है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इस कोर्स में जो भी सोर्स कोड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी गिटहब रेपो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारी मेहनत आपकी बच जाएगी टाइपिंग करने में, ये करने में। आप रेफरेंस कोड को रेफर ईजिली कर सकते हो और गिटहब कोड को इस्तेमाल करके बस यूज़ कर लिया ऐसे नहीं करना है, आपको खुद भी कोड करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ कोड वीडियो में, वो देखकर आपको पैरेलली साथ में अपनी मशीन पर भी कोड करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ देखते रहोगे तो सिर्फ देखते ही रहोगे, और कोड करने लगोगे तभी ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा प्रोजेक्ट्स बनाने की के लिए। वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो तभी बिल्ड होगा। भले आप गलतियाँ करो, कोई बात नहीं, देखिए गलतियाँ सभी करते हैं, मैं आज भी गलतियाँ करता हूँ और मैं आज भी सीख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन गलतियाँ करना और सीखना कोई गलत बात नहीं, हम हमेशा सीखते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाना ये ज़रूरी है। और एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा, जो हमारा रोड मैप है पूरा के पूरा, उसमें डेली स्टडी प्लान चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डिटेल्स डाल दूंगा, अभी तक मैंने डाली नहीं है डिटेल्स, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आज के दिन की सब कुछ आ जाएगा। तो इसको फॉलो कीजिएगा, ये डेली अपडेट होती है। ठीक है, इसको फॉलो करके स्टडी कीजिएगा, ये एक मास्टर प्लान की तरह है, तो इसका ट्रैक ज़रूर रखिएगा। तो गिटहब रेपो के बारे में मैंने बताया, मैंने अटेंडेंस कैसे मार्क करना है उसके बारे में बताया, मैंने आपको कोर्स की जो ये है स्टडी प्लान उसके बारे में बताया, और कोर्स नोट्स पे जो है वो काम चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोर्स नोट्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोर्स नोट्स को भी रिलीज़ करूँगा। इससे आपके रिवीजन वगैरह इंटरव्यू प्रेप के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कीजिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कुछ वीडियो में भूल गया हूँ तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए। जो पिन कमेंट है, मैं पिन कमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें रखता हूँ, तो वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं नए दिन के साथ। क्या हाल है दोस्तों? तो बात करते हैं कलेक्शंस के बारे में। देखिए, कलेक्शंस के बारे में हम जब भी बात करते हैं हमें दो टर्मिनोलॉजीज सुनाई देती है। मैं पहले तो टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर दूंगा, आसानी से उसको समझा दूंगा। तो एक टर्मिनोलॉजी हमें सुनाई देती है, वो है कलेक्शन। ठीक है, ऐसे कलेक्शन। और दूसरा हमें सुनाई देता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो दोनों की हम बात करेंगे। पहले तो कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसे कहेंगे कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये देखिए, ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दिया। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक टूल बॉक्स है। ठीक है, टूल बॉक्स का मतलब ये जावा में एक सेट ऑफ क्लासेस और लाइब्रेरीज है बेसिकली, जो कि हमें हेल्प करती है टू मैनेज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में एक ऐसा टूल बॉक्स है जो हमें ये ग्रुप मैनेज करने में मदद करता है। आपको टूल बॉक्स का मतलब क्या है? हमें कोई टूल्स मिलते हैं जी, हमें मिलती है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में हमें कुछ सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैनेज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि लिस्ट, सेट, क्यू, मैप, तो उनको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो है लिस्ट, ठीक है, क्यू, मैप और सेट भी है। तो ये कुछ टूल्स है जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के पार्ट है, और डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आपको सही टूल का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, अब देखिए, ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। सबसे पहली बात तो आप कभी भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, आपके पास ऑब्जेक्ट होगी। अभी तक तो हम एक ऑब्जेक्ट के साथ, दो ऑब्जेक्ट के साथ, तीन ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप 100 ऑब्जेक्ट के साथ खेलो, 50 ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलो रियल प्रोजेक्ट्स में। तो ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, एंड उनको मैनेज करने के लिए इन टूल की ज़रूरत हमें काफ़ी पड़ती है। ठीक है, ये आपको समझेगा जब आप रियल में कोड लिखने लग जाओगे, आप ये रियलाइज़ करोगे
कलेक्शंस का काफ़ी यूज़ कर रहे हो आप। ये आपको समझ में आएगा तभी जब आप अपना कोड देखेंगे तभी, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। अब आपको 100 स्टूडेंट का डेटा है, उसको कुछ प्रोसेस करना है, तो आप पहले तो उसको कहीं स्टोर करना होगा मेमोरी में। 100 स्टूडेंट का डेटा आप अभी अरे में तो स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अरे इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। अरे और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन अरे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। आप नॉर्मली आपको एक बेटर टूल चाहिए जिसके जरिए आप इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें, उनको मैनेज करने की एबिलिटी जो है वो आपको कलेक्शंस के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट की लिस्ट बना दो अगर आप काम कर रहे हो, मैप के जरिए कुछ कर लो, सेट का इस्तेमाल कर लो, तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप इस्तेमाल करोगे। देखिए अब अरेज और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ अरे, और इस साइड पर लिख लेता हूँ कलेक्शन, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, तो अरे की बात करते हैं, ठीक है। तो अरे में प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप एक बार अरे बना देते हो, यहां पर लिख देते हो फिक्स्ड साइज। अरेज आर ऑफ फिक्स साइज, इसका मतलब ये है कि आप एक बार अरे बना देते हो, सपोज आपने अरे बनाया 50 एलिमेंट्स का, ठीक है, 50 एलिमेंट्स स्टोर करने, आपने 50 एलिमेंट्स का अरे बना दिया, तो अब इसकी साइज चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, फिक्स साइज हो गया। अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, आपको रियलाइज हुआ प्रोग्राम के दौरान अच्छा 50 नहीं मुझे तो 65 चाहिए, तो आपको एक नई अरे बनानी पड़ेगी, वो अरे का कुछ यूज़ नहीं हो सकता, 50 चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अरेज जो है वो फिक्स साइज की होती है, लेकिन कलेक्शंस में अगर आप लिस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, और आप डायनामिक साइज की मदद से, डायनामिक साइजिंग की मदद से जो साइज है आपने जो बनाया है उसको आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेनिफिट हो जाता है कलेक्शंस का अरे की कंपैरिजन में। दूसरा बेनिफिट है कलेक्शन का, कलेक्शन में आप हीट्रोजेनस डेटा स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब आप एक लिस्ट में अलग अलग तरह का जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोर कर सकते हो। तो अरे में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं, सेम डेटा टाइप, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये सेम डेटा टाइप। और जो कलेक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हीट्रोजेनस डेटा टाइप। हीट्रोजेनस मतलब अलग अलग, हीटेरोजेनस डेटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब आप पहले तो एक अगर लिस्ट बनाते हो, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में से आप अगर लिस्ट बनाई तो आप पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर दो, एक स्टूडेंट, फिर एक टीचर का डेटा, फिर एक प्रोफेसर का डेटा। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हो एक ही कलेक्शन ऑब्जेक्ट में। ये बेनिफिट है इसका कलेक्शन का कंपेयर टू अरे। अब तीसरा बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो अरे में आपको कॉमन ऑपरेशंस के लिए रेडीमेड मेथड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लैक्स रेडीमेड मेथड्स फॉर कॉमन ऑपरेशंस, ठीक है। ये लैक करता है रेडीमेड मेथड्स कॉमन ऑपरेशंस के लिए जो अरेज है वो, ठीक है। लेकिन कलेक्शन में आपको मिल जाते हैं रेडीमेड मेथड्स फॉर कॉमन ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, रेडीमेड यहाँ पे लिखना था, कम्स विथ रेडीमेड मेथड फॉर कॉमन ऑपरेशन, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। तो देखिए अरे लैक करता है रेडीमेड मेथड्स फॉर कॉमन ऑपरेशन, जैसे कि अभी सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है उसमें आपको सर्च करना है, सॉर्ट करना है, कुछ और करना है, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे बिल्ट इन ऑपरेशंस मिलते हैं एडिशनल टास्क के लिए, जिसके लिए आपको एडिशनल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर्च हो गया, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग, ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है अरेज और कलेक्शन में, ठीक है। कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकता है, ठीक है, डायनामिक साइजिंग है इसमें, और ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आप ऐसे तरीके का डेटा हैंडल कर रहे हो जहाँ पर वॉल्यूम प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। हीट्रोजेनस डेटा को सपोर्ट करता है कलेक्शन कंपेयर टू अरेज, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और एनहांस करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग प्रोग्रामिंग सिनेरियोज में। और तीसरी जो चीज़ है वो है काफ़ी सारे प्रीबिल्ट मेथड्स कॉमन ऑपरेशंस के लिए हमें दिए जाते हैं,
तो इससे क्या है, हमारा जो सोर्स कोड है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग, ये सारी रेडीमेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस और ये है एक ओवरव्यू कलेक्शन फ्रेमवर्क का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए क्यू के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लिस्ट, सेट और मैप के बारे में जो कॉमनली यूज होते हैं और हम उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अब लिस्ट क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर। ठीक है, तो लिस्ट है क्या, लिस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक ऐसी क्लास है जिसके ज़रिए आप एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो और डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड है और आप डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अलाउस डुप्लीकेट्स। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली हैंड्स ऑन जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नया पैकेज बना लिया 4 करके, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक नई क्लास और इसे कहूँगा लिस्ट डेमो। ठीक है, लिस्ट डेमो नाम की क्लास बना दी है। अब इसी पे फोकस करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, और फिर मैं कहूँगा यूज़र्स और यहाँ पर न्यू। अभी देखिए न्यू यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया जा रहा है अरे लिस्ट। तो आप जो लिस्ट बना रहे हो ये किस टाइप की लिस्ट बना रहे हो वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर थोड़ी और बात करते हैं। देखिए लिस्ट जो है ये क्या है, ये लिस्ट है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब वेयर द यूजर हैज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर वेयर इन ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा कि ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि यूजर पे कंट्रोल है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंसर्ट करा, देखिए मैं अगर मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, मुझे लिस्ट में इंसर्ट करना है, तो मेरे पास कंट्रोल है कि मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड। अगर वो कंट्रोल नहीं है आपके पास तो उसे कहेंगे अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो ऑर्डर्ड है, आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इंडेक्स पर मुझे ये ऑब्जेक्ट है उसे इंसर्ट करना है। इंडेक्सिंग पे पूरा काम चलता है, ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए यूजर कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय द इंटीजर पोजीशन, इंटीजर इंडेक्स पोजीशन इन द लिस्ट एंड सर्च फॉर एलिमेंट इन द लिस्ट। तो इंडेक्स जैसे अरे में इंडेक्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, वैसे इसमें भी इंडेक्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, और सेट में कैसा है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, इस पर बात करेंगे हम, लेकिन लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़े ऑपरेशंस बताए गए, आप चेक कर सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल है या नहीं। E1 इज इक्वल टू E1 डॉट इक्वल्स E2, तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। और लिस्ट इंटरफेस है। ठीक है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए ये पूरा काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर। ओके, अब इसकी लिस्ट, ये मैंने बताया ये लिस्ट एक इंटरफेस है, ये आपने देख लिया। अब लिस्ट की एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि है अरे लिस्ट, तो आपको उसको यूज़ करना है। तो देखिए अगर आप इस पर आ जाते हो, आप कंट्रोल B करते हो तो इसके डेफिनेशन में चले जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पर ये इतनों में यूज़ हो रहा है। अभी इसके नाम पर आ जाता हूँ मैं लिस्ट के, और यहाँ पर कंट्रोल B प्रेस करूँगा। ये एक शॉर्टकट है देखने के लिए कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है लिस्ट। ठीक है, अब देखिए अभी तो यहाँ हमें हमारे प्रोजेक्ट में से दिखा रहा है कि लिस्ट डेमो डॉट जावा में हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल सिलेक्टेड ऑल प्लेसेस कर दूंगा। तो देखिए इतने टाइप की लिस्ट है। ठीक है, अरे लिस्ट है। ठीक है, अरेज है, अरेज भी एक तरह की लिस्ट ही है। कलेक्शन, ये इतनी जगह पर लिस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, लिंक लिस्ट, ये भी एक तरह की लिस्ट ही है। ठीक है, लिस्ट डॉट जावा, ये तो इंटरफेस है। चलिए, ठीक है, तो ये कुछ तरह के लिस्ट है जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉमनली यूज्ड इसमें से अरे लिस्ट है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, अरे लिस्ट। ठीक है, तो अरे लिस्ट बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे यूजर्स डॉट ऐड। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, एक दिक्कत हो गई है यहाँ पर, मैंने मेन मेथड कोई क्रिएट नहीं किया है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर ये लिस्ट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, इसके तो अगर कोई इशू आ रहा है तो देख लीजिएगा मेन मेथड आपने क्रिएट किया है कि नहीं, मैं भूल गया था और पता नहीं यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशन नहीं आ रहा था, तो फिर देखा तो मेन मेथड नहीं है।
बट ठीक है, ये हमने यूजर्स बनाया। अब लिस्ट में एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये java.util पैकेज से आ रहा है, ठीक है। जावा में ऐसे लिस्ट java.ewt से भी है, एक दूसरे पैकेज से भी लिस्ट क्लास है, ठीक है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है java.util पैकेज का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूजर्स बोलूँगा डॉट, आप देख सकते हो कितने सारे मेथड्स का एक्सेस है हमें, ऐड, साइज, empty, for each, get, remove, add all, contain all, काफ़ी सारे मेथड्स है। ये सारे हमें फंक्शनैलिटी है। देखिए आप अगर यहाँ पर सॉर्ट क्लिक करोगे तो देखिए सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा सिर्फ, ठीक है। ऐड हमें क्या करना है, तो मैं ऐड करूँगा एलिस। अच्छा, एलिस, इस तरीके से मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है। फिर मैं ऐड करूँगा बॉब, ठीक है। फिर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर चार्ली, ठीक है। ये कुछ यूजर्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारी अरे लिस्ट एक लिस्ट बन चुकी है बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा system.out.println ऑल यूजर्स, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने जितनी भी आइटम्स बनाई है, ऐड की है लिस्ट के अंदर, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप बनाऊँगा एक, स्ट्रिंग यूज़र, ठीक है, और यहाँ पर कहूँगा यूज़र्स, इस तरीके से। और यहाँ पर हम करेंगे system.out.println और यहाँ पर कहूँगा यूज़र, इस तरीके से प्रिंट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, एक मिनट जरा एरर देख ले। इसको होवर करेंगे अगर, अच्छा क्या हो गया, होवर करेंगे तो चेंज द पैरामीटर ऑफ यूज़र टाइप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप हमने कर लिया यहाँ पर, और ये हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको रन करके इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो देखिए आउटपुट जो है सारे यूजर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, सारे यूजर्स मिल रहे हैं। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जेनरिक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, इसका कोई टाइप सेट नहीं किया है। अब आप इसमें नंबर भी ऐड कर सकते हो, यूजर्स डॉट ऐड, और यहाँ पर 1 ऐड कर दिया मैंने, नंबर ऐड हो गया, ठीक है। नंबर ऐड हो गया, मैं इसको रन कर दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए स्ट्रिंग और नंबर। तो इसमें क्या है, अभी टाइप सेफ्टी नहीं है कुछ। टाइप सेफ्टी का मतलब क्या है, टाइप सेफ्टी का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कि लिस्ट सिर्फ स्ट्रिंग की ही क्रिएट हो, इंटीजर ना अलाउड हो इसमें। तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ ये, तो ये कंट्रोल करने के लिए जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है एक, ठीक है। जेनरिक्स में क्या है, आप थोड़ी टाइप सेफ चीज़ें बना सकते हो, यानी कि आप कंपाइलर को बोल सकते हो कि ये जो लिस्ट है इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही अलाउड करो, ये जो लिस्ट है इसमें आप सिर्फ इंटीजर ही अलाउड करो, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग की लिस्ट हो, तो मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स डाल दूंगा डिक्लेयर करते वक्त, और यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन कर दूंगा। तो देखिए पहले सब वार्निंग आ रही थी मुझे, जो येलो आ रहा था मुझे, इसको कट कर लेता हूँ। ये देखिए सब येलो आ रहा था, ये वार्निंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही स्ट्रिंग डाल दिया तो टाइप सेफ्टी ऐड होगी। अब जैसी टाइप सेफ्टी आई है, ये मुझे देखिए यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग चाहिए भाई, आप इंटीजर क्यों दे रहे हो, यहाँ पर तो स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है कि नहीं, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इंटीजर क्यों दे रहे हो। तो जैसे ही ये जो एरर आती है, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये नहीं देना है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए, और जैसे हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बजाय आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, देखिए आपको एरर नहीं आएगी। पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा था तो एरर आ रही थी, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया था, यहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। जैसे ही मैंने डिफाइन किया तो देखिए चीज़ें बदल गई, और यहाँ पर जो है आउटपुट भी मुझे सही तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर फिर से एलिस को ऐड करता हूँ तो अलाउड है, इसमें डुप्लीकेट्स बिल्कुल अलाउड है। आप देख सकते हो एलिस 2 बार आ गया, एलिस ये इजीली अलाउड है, क्योंकि लिस्ट की प्रॉपर्टी है कि आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एंटरटेन करता है वो, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन करते वक्त ये भी कहा था कि इंडेक्सिंग का इस्तेमाल होता है, तो इंडेक्सिंग को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो देखिए मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिट्रीव करना है, ठीक है, एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे रिट्रीव करना है एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, तो मैं क्या करूँगा, यूजर्स डॉट गेट, और कौन सा इंडेक्स डालूंगा, 1 के 0 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो 0 कर दूंगा यहाँ पर और रन कर दूंगा। तो देखिए मुझको एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स एलिस मिल गया। अगर मैं अभी इसको 10 कर देता हूँ तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इस पर एरर आनी है मुझे, देखिए एरर आ गई, इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड्स, लेंथ है 4 और आपने डाली है 10। लेंथ अगर 4 है तो मैक्सिमम इंडेक्स होगा 3, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। देखिए एलिस आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को जो है इंडेक्स के जरिए भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप लिस्ट का इस्तेमाल काफ़ी करोगे अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट ईपीएस डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। तो ये पैकेज को नोट कर लीजिएगा, java.util पैकेज लिस्ट, और लिस्ट ये जो सिंटैक्स है इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आप काफ़ी क्रिएट करने वाले हो अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट करते हो। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने मान लीजिए आपने एक बैकएंड एपीआई लिखी है जिसका काम है यूजर्स का डेटा फ्रंट एंड को प्रोवाइड करना। अब डेटाबेस होगा, बैकएंड के पीछे डेटाबेस होगा और आगे फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यूजर्स का डेटा चाहिए, आप डेटाबेस से डेटा फेच करोगे एपीआई के थ्रू, एपीआई के थ्रू नहीं, आप कुछ मैकेनिज्म के थ्रू डेटा फेच करोगे और एपीआई में वो डेटा रिटर्न करोगे। अब रिटर्न करते वक्त आप जो है वो लिस्ट का इस्तेमाल करोगे रिटर्न करने के लिए, और लिस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली जेसन में। ये फ्रेमवर्क की मदद से होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन लिस्ट का इस्तेमाल काफ़ी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यूजर्स का डेटा अगर आप फेच कर रहे हो तो यूजर्स का डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है आपको, ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर डुप्लीकेट है तो आपको डुप्लीकेट भी भेज देना है। तो डुप्लीकेट भी भेज देना है अगर, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो डुप्लीकेट्स भी अलाउ करे। तो कुछ दिमाग में आ रहा है? लिस्ट ही है ऐसा स्ट्रक्चर जो डुप्लीकेट्स अलाउ करता है और ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करने में मदद करता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, काफ़ी करोगे आप लिस्ट का इस्तेमाल। डुप्लीकेट यूजर्स है तो जैसा डेटा डेटाबेस से आ रहा है अगर आपको वैसे ही आगे पास करना है कुछ प्रोसेस करने के बाद, तो आप लिस्ट का इस्तेमाल करो, क्योंकि डुप्लीकेट से जो भी है ऑर्डर्ड फॉर्म में आप फ्रंट एंड को ये डेटा दिखाओगे जैसे आपको डेटाबेस से मिल रहा है, और फ्रंट एंड फिर उसको कंज्यूम करेगा। तो लिस्ट काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाला है। ठीक है, डुप्लीकेट्स विल बी ओके इसमें, और इस पर इटरेट करोगे आप। इटरेशन का मतलब है फॉर लूप लगाकर हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, इसे कहते हैं इटरेशन। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको काफ़ी बार सुनने मिलेगा, इटरेशन। फिल्टर करोगे डेटा को, फिल्टर मतलब मान लीजिए मुझे यूजर्स ऐसे यूजर्स चाहिए जो 30 ईयर्स ऑफ एज के अबव है, तो वो भी आप करोगे। आप इसको कन्वर्ट करोगे कोई डीटीओ क्लास में और इसे मैप करोगे, वो सारी मैपिंग्स वगैरह भी हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन अरे लिस्ट का ध्यान रखिएगा, ये अरे लिस्ट टाइप है। ठीक है, लिस्ट एक इंटरफेस है और इसकी मदद से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर है ना एक छोटी सी क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए कार, ठीक है, क्लास कार, इस तरीके से मैंने एक क्लास बना दी और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया ब्रांड। एक ही चीज़ को डिफाइन करूँगा यहाँ पर, ब्रांड। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ कार का इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड ऐसे भी कर देता हूँ, और यहाँ पर एक पैरामीटर भी पास कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग ब्रांड इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास बना दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता हूँ। देखिए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैंने बना दी कार 1 इज इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रांड पास कर रहा हूँ टोयोटा इस तरीके से, और फिर मैंने इसकी दूसरी ऑब्जेक्ट बना दी कार 2, इसको मैं कर देता हूँ फोर्ड इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कमेंट है मैं ऊपर मार देता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट ही है एक हिसाब से। यहाँ पर आपने स्ट्रिंग बनाई तो स्ट्रिंग भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना के बता रहा हूँ आपको पावर इसकी। तो लिस्ट ऑफ कार, आप कार की लिस्ट बना रहे हो बराबर, स्ट्रिंग की नहीं, कार की लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर होगा लिस्ट या कार लिस्ट, देखिए आपको नाम भी दे रहा है सजेस्ट, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। हो गया, लिस्ट बन गई। अब आप क्या करोगे, कार लिस्ट डॉट एड कार 1, इसको डुप्लीकेट कर दोगे कार 2, और फिर इसको आप लोगे ऐसे, और यहाँ पर आप प्रिंट करोगे ऑल कार्स ऐसे, और यहाँ पर यूज़र नहीं कहोगे, यहाँ पर यूज़र नहीं, यहाँ पर इसको अपडेट करके आप कहोगे कार इज इक्वल टू नहीं कोलन कार लिस्ट इस तरीके से, और यहाँ पर कार डॉट ब्रांड को आप प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप रन करोगे अभी इसको, देखिए टोयोटा और फोर्ड आ गई ऑल कार्स के बीच नीचे। ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू डाल देता हूँ और यहाँ पर 2 इक्वल टू, ताकि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, देखिए कार का ऑब्जेक्ट, हर कार लिस्ट में से हर कार के ऑब्जेक्ट को निकाल रहे और फिर उसके बारे में उसको प्रोसेस कर रहे।
अब यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रांड प्रिंट कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई मेथड कॉल कर सकते हो कार के अंदर। यहाँ पर कोई मेथड तो वैसे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके पास ऑब्जेक्ट हाथ में है, जो करना है करो। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स हो गई, और ये काफ़ी कॉमनली यूज होगा APIs वगैरह में, REST APIs की ओर अगर आप जाते हो, काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर था आपको और काफ़ी हेल्पफुल भी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेट के बारे में। ठीक है, लिस्ट के बारे में हम समझ चुके हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, यहीं पर हम समझेंगे सेट क्या है। ठीक है, देखिए लिस्ट ऑर्डर था। ठीक है, लिस्ट क्या था? ऑर्डर था। तो ये जो है सेट, वो है अनऑर्डर्ड, और लिस्ट में डुप्लीकेट को अलाउ किया जाता था, लेकिन सेट में डुप्लीकेट नॉट अलाउड है। ठीक है, नॉट अलाउड। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना है, डुप्लीकेट्स डी कैपिटल कर देते, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, इस तरीके से। ठीक है, सेट है अनऑर्डर्ड, इसका मतलब आप डेटा कोई भी ऑर्डर में इंसर्ट करो, आपको इंडेक्स वगैरह नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, इसको अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक सेट डेमो बना लेते। ठीक है, सेट डेमो इस तरीके से, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन मेथड, और फिर यहाँ पर सेट बनाएंगे। तो सेट, और यहाँ पर मैं कहूँगा स्ट्रिंग, तो ये सेट मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगा रोल्स। तो मान लीजिए मैं रोल्स स्टोर करने के लिए एक सेट बना रहा हूँ। अब देखिए सेट जो है वो एक इंटरफेस है, आप यहाँ पर देखिए सेट जो है वो एक इंटरफेस है। तो देखिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देख भी लोगे, इट्स अ कलेक्शन दैट कंटेन्स नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर और समझते हैं, न्यू कहेंगे आप। अब सेट का एक इम्प्लीमेंटेशन है हैश सेट, हैश सेट का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, सेट बन गया हमारा। ठीक है, देखिए अब इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, अभी अगर आपको ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, आपको डुप्लीकेट स्टोर करने हैं, तो आप इस्तेमाल करोगे लिस्ट का। अगर आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यूज़ करोगे सेट का। तो एग्जाम्पल दे दूँ तो लिस्ट का, अगर आप लिस्ट ऑफ यूजर्स स्टोर करना चाहते हो तो लिस्ट का इस्तेमाल करोगे आप। अगर आप रोल्स का लिस्ट स्टोर करना चाहते हो तो सेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रोल्स जो है, यूनिक रोल्स आप अगर स्टोर करना चाहते हो कहीं पे, तो सेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोल्स ही बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर हम कहेंगे रोल्स डॉट ऐड। तो पहला रोल में ऐड कर देता हूँ एडमिन। ठीक है, तो इसको कैप्स में रखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे एडमिन, और इस तरीके से हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। एडमिन के बाद हम कहेंगे यूज़र, फिर कहेंगे मैनेजर। ठीक है, तो ये मल्टीपल रोल्स हमने क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको इटरेट करूँगा फॉर, तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग रोल, और फिर रोल्स में से हम इटरेट करेंगे, और यहाँ पर मैं कहूँगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन रोल, और फिर यहाँ पर रोल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपको सब रोल प्रिंटेड नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए मैनेजर, एडमिन, यूज़र। फिर से अगर मैं रन करता हूँ, तो मैनेजर, एडमिन, यूज़र, देखिए आपको, लेकिन हमने ऐड ऐसे नहीं किया है, हमने ऐड मैनेजर, यूज़र, एडमिन, यूज़र और मैनेजर किया है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आ रहा है वो। आप ऐसे करें रोल्स और गेट, अगर आप करें तो देखिए आपको गेट मेथड का एक्सेस नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते उसे, एक रोल को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और अगर आप डुप्लीकेट ऐड करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर मैंने एक डुप्लीकेट ऐड कर दिया मैनेजर। अगर मैं कोशिश करता हूँ तो देखिए वो डुप्लीकेट ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, एरर भी नहीं आएगी, ऐड भी नहीं होगा, क्योंकि ऐड भी हो गया होगा तो सेट है वो दो चीज़ों को एक ही मानेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सेट। ठीक है, तो अगर आप बैकएंड में काम कर रहे हो, तो अगर आप न्यू यूज़र बना रहे हो तो आपको रोल्स अटैच करने होंगे। स्प्रिंग बूट वगैरह में आप अगर काम कर रहे हो, बैकएंड सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ पर रोल्स को स्टोर करने के लिए आप इसी तरह से एक सेट बनाओगे। सेट कहाँ से आ रहा है, कौन से पैकेज से आ रहा है? java.util पैकेज से आ रहा है, उसी को इस्तेमाल करोगे। और सेट का बेस्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई डुप्लीकेट चीज़ ऐड भी कर देते हो न जानते हुए, अनजाने में, तो वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी वगैरह में, स्प्रिंग सिक्योरिटी में रोल्स वगैरह मैनेज करने के लिए काफ़ी यूज़ करेंगे हम इसका।
ठीक है, उम्मीद करता हूं सेट क्या है ये आपको क्लियर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैप्स के बारे में। ठीक है, मैप क्या होता है? तो देखिए, सेट समझ लिया हमने, लिस्ट समझ लिया। अब मैप जो है उसमें जो डेटा है लिस्ट फॉर्म में नहीं, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। तो अभी की वैल्यू पेयर क्या है? तो एक की होगी। तो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एक की है, जैसे कि मान लीजिए की का नाम है फर्स्ट नेम, ये की हो गई, और उसकी जो वैल्यू है वो हो गई जॉन, ये हो गई वैल्यू। तो ये फर्स्ट नेम हो गई की और ये हो गई वैल्यू। इस तरीके से अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करोगे मैप का। तो यहाँ पर आ जाते, और यहाँ पर मैं एक डेमो के तौर पे एक मैं मैप डेमो बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा मैप का। ठीक है, अब देखिए मैप अगर आप बनाते हो तो आपको मेंशन करना है कि आपको किस फॉर्मेट में या किस डेटा टाइप की और वैल्यू स्टोर करनी है। तो मान लीजिए मुझे स्टोर करना है इंटीजर, और यहाँ पर मुझे स्टोर करना है स्ट्रिंग। तो ये इंटीजर क्या है अगर आपको नहीं पता, तो ये इंटीजर जो है ये रैपर क्लास है। तो जो हमारा प्रिमिटिव इंटीजर है, देखिए जो प्रिमिटिव इंटीजर होता है, हर प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक करस्पॉन्डिंग क्लास है। तो अगर कहीं पे आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर, और उस जगह पर अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप रैपर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन ये क्लास है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इससे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इससे नहीं बना सकते हो। ठीक है, हर प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक करस्पॉन्डिंग है। तो अगर बाइट का आप देख लिए तो बाइट है इस तरीके से, हर करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप का आपको एक रैपर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिमिटिव तो नहीं यूज़ कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मैप है, इसको ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर मुझे सिंस इंटीजर यूज़ करना है तो मैंने रैपर क्लास का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर कहूँगा यूज़र मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, इस तरीके से। तो देखिए ये मैप जो है ये आ रहा है जावा यूटिल पैकेज से, और हैश मैप जो है, तो ये मैप है इंटरफेस, और हैश मैप जो है वो है एक इम्प्लीमेंटेशन मैप का। ठीक है, और इस पर अगर आप होवर करते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स कीज टू वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, और मैप में डुप्लीकेट कीज नहीं होते। तो अगर आप डुप्लीकेट की इंसर्ट करने चाहो तो आपको एरर आएगी। ठीक है, और एक की एक ही वैल्यू से मैप होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, तो मैं अगर अभी कहूँगा यूज़र मैप डॉट पुट, तो यहाँ पर ऐड नहीं होता है, यहाँ पर है पुट। ठीक है, तो मैं कहूँगा इंटीजर 1 और यहाँ पर बोल दूंगा एलिस, इस तरीके से। तो 1 पर है एलिस। अब मैं ऐड करूँगा बॉब। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ये फिर से 1 डाल रहा हूँ तो मुझे आ रही है वार्निंग। देखिए डुप्लीकेट मैप की, तो मुझे अपडेट करना है इसको। वार्निंग दे रहा था मुझे कंपाइलर 3, अभी बॉब की जगह चार्ली, इस तरीके से। ठीक है, अभी ये हो गया, ये बन गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी यूज़र को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ यूज़र विथ ID 2, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यूज़र मैप डॉट गेट, और यहाँ पर की का इस्तेमाल होगा। देखिए अगर हमें कोई भी वैल्यू रिट्रीव करनी है तो की डालनी है हमें। तो यहाँ पर ID अगर 2 डाल देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो हमें बॉब एज एन आउटपुट आ जाएगा। देखिए बॉब, आप देख पा रहे। ठीक है, तो ये होती है मैप्स। इस पर आप इटरेट भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ऑल यूज़र्स, इस तरीके से लिख दो यहाँ पर, और फिर यहीं पर आ जाओ, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए फॉर मैप डॉट एंट्री, और आपको अच्छा ये वाली एंट्री नहीं, ये वाली एंट्री, और यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, क्योंकि यही डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर हम कहेंगे एंट्री कोलन यूज़र मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, ये सिंटैक्स है। और एंट्री सेट अगर आपको जानना है कोई मेथड के बारे में तो देखिए ये रिटर्न करेगा जो मैपिंग्स है उसका एक सेट रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंट्री डॉट गेट की, और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कोलन, और फिर एंट्री डॉट गेट वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, इसको रन करते हैं तो देखिए 1 एलिस 2 बॉब 3 चार्ली, ये पूरा मैप हमने इटरेट कर लिया। तो ये है मैप। ठीक है, मैप
का बैकएंड डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। लिस्ट, सेट, मैप, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। मैप का आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको कुछ की वैल्यू पे रिटर्न करना है एज अ जेसन एपीआई रिस्पॉन्स में, तो आप मैप बना सकते हो और फिर उसको रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि मैप ऑफ यूज़र आईडी एंड यूज़र ऑब्जेक्ट। तो उसका आप एक ये बना के मैप बना के रिटर्न कर सकते हो, तो वो जेसन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आगे, लेकिन ये है मैप। तो दोस्तों बात करते हैं जेनेरिक्स के बारे में। देखिए जेनेरिक्स क्या चीज़ है, तो आप अगर किसी कलेक्शन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो जेनेरिक्स उसमें टाइप सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए मदद करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप लिस्ट में डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक लिस्ट है यूज़र की, ठीक है। अब इसमें आप स्टोर करना चाह रहे हो, क्या स्टोर करोगे आप इसमें मान लीजिए स्टोर कर रहे हो लिस्ट ऑफ कार ऑब्जेक्ट्स। आप चाहते हो कि कोई इसमें लिस्ट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जैसे कि यूज़र ऑब्जेक्ट स्टोर ना करे। तो आपको ये टाइप सेफ्टी, इसको बोलते हैं टाइप सेफ्टी, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसी टाइप की डेटा स्टोर होना चाहिए, किसी और टाइप का नहीं। इसको आप कहते हैं टाइप सेफ्टी इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और होता क्या है, जेनेरिक्स के बिना ये इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने लिस्ट ऑफ यूज़र बनाया है यहाँ पर। अगर मुझे जेनेरिक्स का इस्तेमाल करना है तो मुझे इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो टाइप है वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा टाइप, इसे कहते हैं जेनेरिक्स। तो ये जो सिंटैक्स है, दो ब्रैकेट में दो ओपनिंग और क्लोजिंग, ये क्या है, लेस देन स्मॉलर देन साइन है, इसमें आपने जो टाइप लिखा है इसको कहते हैं जेनेरिक्स, ठीक है। और इसकी मदद से आप टाइप सेफ्टी इंप्लीमेंट कर सकते हो जावा में। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है, ये लिस्ट का एग्जांपल ही ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आके हम बनाएंगे जेनेरिक्स डेमो इस तरीके से, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे जेनेरिक्स डेमो में, ठीक है। और इस क्लास को रीनेम कर देंगे जेनेरिक्स डेमो। देखिए अभी यहाँ पर आप देखोगे ये कार क्लास तो है, कार न्यू कर देता हूँ इसको, क्योंकि सेम पैकेज में सेम नाम से क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो कार न्यू कार न्यू कार न्यू, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। अब और कुछ तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो देखिए कार न्यू हमारी क्लास है, ठीक है। और अब हम चाह रहे हैं, तो कार न्यू से स्टार्ट नहीं करता है, पहले इस नॉर्मल इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसके बिना भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो एरर देगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग नहीं ट्रीट कर सकता अगर मैं यहाँ पर इंटीजर डाल रहा हूँ तो, और यहाँ पर जेनेरिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। काम कर जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारे स्ट्रिंग्स स्टोर्ड है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें बीच में एक इंटीजर भी स्टोर्ड है। अगर मैं कोई स्ट्रिंग, अब ये यूजर्स की लिस्ट है, नॉर्मली इंसान क्या सोचेगा, यूजर्स की लिस्ट है सब स्ट्रिंग ही हो गया, करेक्ट। तो मैं ये सोचकर कोई स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन करने जाऊंगा और फिर मुझे एक्सेप्शन एरर आ जाएगी कि ये तो अलाउड नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग नहीं, कुछ मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया या इसको कास्ट कर दिया या कुछ कर दिया, यहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। तो वो एरर को अवॉइड करने के लिए हमें जेनेरिक्स होते हैं। जेनेरिक्स जो है वो टाइप सेफ्टी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि स्ट्रिंग ही अलाउड हो, कोई और डेटा टाइप नहीं। और मुझे एरर मिल रही थी, मैं इंटीजर ऐड करूँगा तो, ठीक है, यहाँ पर एरर मिल रही थी, ठीक है। तो ये एरर मिल रही थी, तो ये है। और ये ऑब्जेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट हो सकता है। देखिए अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जेनेरिक्स का सिंटैक्स है। अगर अभी मैं यहाँ पर लिख दूँ स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग लिख दूँ, तो ये कार अलाउ नहीं करेगा मुझे डालने के लिए। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये कार अलाउ करेगा, देख रहे हैं आप। तो ये है बेनिफिट जेनेरिक्स का। देखिए जेनेरिक्स क्या है, जेनेरिक्स आपको टाइप सेफ्टी जो है वो इंप्लीमेंट करने में मदद करती है। टाइप सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप गलत डेटा, नहीं तो कोई भी आपके टीम में, या आप गलत डेटा किसी गलत जगह पर डाल दोगे और आपको फिर एरर्स आएगी। तो यहाँ पर जो है आप उस चीज़ का
उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो। तो यही है जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट। विद जेनेरिक्स विदाउट जेनेरिक्स दोनों मैंने आपको दिखा दिया है। विद जेनेरिक्स थोड़ी लाइफ ईजी हो जाती है, टाइप सेफ्टी आ जाती है। विदाउट जेनेरिक्स लाइफ में थोड़े एरर्स आपको देखने मिल सकते हैं और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कलेक्शन से आप किस तरीके से इटरेट कर सकते हो डेटा को। देखिए कलेक्शन तो आपने बना लिया, आपने मान लीजिए 10-20 यूजर्स की लिस्ट स्टोर कर दी, कुछ डेटा स्टोर कर दिया। आप इटरेट कैसे करोगे? इटरेट का मतलब है आप नेविगेट कैसे करोगे सारे के सारे डेटा से जो एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए यूजर्स है मेरे पास, मैंने यूजर्स बनाए हैं। अब मैं इसमें कुछ यूजर्स इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यूजर्स मेरे पास ऑलरेडी टाइप्ड है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मुझे, तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए। तो मैंने देखिए 4 यूजर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये लास्ट वाले को जॉन कर देता है, ठीक है। देखिए इटरेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ पर काम करोगे, आप डेटाबेस से मान लीजिए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैन्युअली ऐड कर रहा हूँ यूजर्स। हो सकता है ये डेटा अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये डेटा आपको डेटाबेस से आए। कैसे आएगा डेटाबेस से? तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ यूज़र, तो ये यूज़र क्लास होगी, यूज़र लिस्ट ऐसे इज इक्वल टू, और यहाँ से आप गेट फ्रॉम डेटाबेस, कोई मेथड होगा जिसको आप कॉल करोगे जो आपको डेटाबेस से डेटा फेच करके देगा। रियल वर्ल्ड में इस तरीके से आप यूज़र को फेच करोगे डेटाबेस से, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा आ गया। अब इससे इसको आपको मान लीजिए कुछ ऑपरेशन करना है। एक ऑपरेशन हो सकता है आपको ट्रैवर्स करके, ट्रैवर्स मतलब एक एक डेटा को एक एक डेटा में जाके आपको कुछ एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। मान लो आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, या तो फिर आपको कुछ इसमें कुछ भी करना है। बेसिकली आपको ट्रैवर्स करना है इसमें से, या आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको इटरेटिंग काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एक हार्ड कोडेड अप्रोच है जिसमें आप इस तरीके से डेटा को फेच कर सकते हो यूजिंग इंडेक्सिंग इस तरीके से। लेकिन ये क्या एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, ये एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। एफिशिएंट अप्रोच क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 1000 की लिस्ट है आपके पास, आप थोड़ी 1000 बार 0 1 2 3 4 ऐसे करोगे। तो एक सिंपल अप्रोच क्या है? देखिए काफ़ी सारे वेज है इटरेट करने के लिए। एक तो है आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ईच लूप का, फॉर ईच लूप। तो इसमें आप करोगे फॉर, और यहाँ पर आप लिख दोगे स्ट्रिंग। तो आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, इसके लिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ एक, और यहाँ पर आप लिख दोगे यूजर्स इस तरीके से, और यहाँ पर आप कर दोगे system.out.println और यूज़र को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो ये है यूजिंग फॉर ईच, ठीक है। अभी आप इसको अगर रन करते हो तो आपको दिख जाएगी, अच्छा क्या गड़बड़ हो गई, यूज़र 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 क्यों प्रिंटेड है? अच्छा एक चीज़ गलत हो गई, ये यूज़र लिखना है ऐसे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एलिस बॉब चार्ली जॉन, ठीक है, यूजिंग फॉर ईच। किस तरीके से आया ये? यूजिंग फॉर ईच। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल करोगे तो वो भी बता देता हूँ। यूजिंग फॉर लूप, देखिए हर कलेक्शन की एक प्रॉपर्टी है जिससे आपको उसकी लेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं कहूँगा यूज़र डॉट, आप देख सकते हो साइज। साइज क्या देगा हमें? साइज देगा, यूजर्स का जो कलेक्शन है उसकी साइज देगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख सकता हूँ यूजर, सॉरी यूजर नहीं, यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स डॉट गेट, और आई का इस्तेमाल करूँगा। आई का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि काउंटर है तो पहले 0 से स्टार्ट होगा और साइज तक इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएंगी। और तो पहले हम 0 से लेंगे, 2 0 1 2 3 सारे इंडेक्स एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, फॉर लूप की मदद से। अगर इसको आप रन करते हो तो देखिए यूजिंग फॉर लूप हो गया, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका फॉर लूप की मदद से। हमने एनहांस्ड फॉर लूप देखा, ये फॉर ईच लूप है जो कि एनहांस्ड फॉर लूप भी कहते हैं इसे। हम लोग ज़्यादा कलेक्शन के साथ काम करते हैं ना, तभी हम एनहांस्ड फॉर ईच लूप, एनहांस्ड लूप यानी कि फॉर ईच लूप ही इस्तेमाल होता है ज़्यादा करके। फॉर लूप मालूम होना चाहिए कि ऐसे होता है, लेकिन फॉर लूप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके फॉर ईच, क्योंकि लिखने में भी आसान हो जाता है, आपको साइज़ वगैरह कुछ रिट्रीव करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा आपने एक वेरिएबल बना के कर दिया आपने, ठीक है। और इंडेक्स की मदद लेनी पड़ती है यहाँ पर फॉर लूप में, यहाँ पर इंडेक्स की मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है।
दूसरा अप्रोच है, दूसरा नहीं तीसरा अप्रोच है यूजिंग इटरेटर। अब इटरेटर क्या है, ये एक आपको एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है जावा में। तो देखिए आप क्या करोगे, वैर, अच्छा यहाँ पर इटरेटर, ठीक है, और यहाँ पर आप बोलोगे यूज़र, अच्छा यूज़र नहीं सॉरी, स्ट्रिंग का इटरेटर बना रहे हो क्योंकि स्ट्रिंग डेटा से आप नेविगेट करोगे तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। देखिए इटरेटर क्या है, आप इस पर होवर करोगे ना, इनबिल्ट इंटरफेस है, तो इट्स एन इटरेटर एंड इटरेटर ओवर कलेक्शन। तो ये आपको हेल्प करता है इटरेट करने के लिए कलेक्शन से। और यहाँ पर आप यूज़र डॉट इटरेटर करोगे, इस तरीके से आपको इटरेटर की ऑब्जेक्ट मिल गई। अब आप क्या करोगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करोगे, वाइल इट डॉट हैज़ नेक्स्ट, ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। वाइल इट डॉट हैज़ नेक्स्ट, तो अगर इसमें कोई नेक्स्ट एलिमेंट है तो आप क्या करो, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दो, और यहाँ पर आप जो है इट डॉट नेक्स्ट, इट डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो लिस्ट है उसमें से आपको नेक्स्ट एलिमेंट दे देगा। हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इटरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो इटरेटर बना लिया पहले आपने, स्ट्रिंग डेटा टाइप से डील करेगा ये, यूज़र के लिए इटरेटर बनाया, आपको इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप चेक कर रहे हो इफ़ इट हैज़ नेक्स्ट, अगर उसमें नेक्स्ट एलिमेंट है तो नेक्स्ट की मदद से आप एलिमेंट को फेच कीजिए। अभी आप रन करोगे अगर इसको तो आपको देखिए वही सेम आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग इटरेटर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग इटरेटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम कर गया। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर आपको कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, प्ले करना है, तो वो सब आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इफ इट डॉट नेक्स्ट डॉट इक्वल्स एलिस, ठीक है, इफ डॉट नेक्स्ट इक्वल एलिस नहीं, चलो बॉब ले लेते, बॉब, एलिस वैसे स्मॉल केस में था। तो अगर जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू बॉब, तो फिर आप क्या करोगे, रिमूव करोगे उसे, इट डॉट रिमूव, इस तरीके से, ठीक है। जो प्रिंट कर रहे थे हम उसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर लास्ट में हम इसे प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है, इटरेटर के बाहर फिर उसे प्रिंट भी कर देंगे चाहिए तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब देखिए रन करके, तो देखिए यूजिंग इटरेटर एलिस, चार्ली और जॉन, तो बॉब रिमूव हो चुका है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इटरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इटरेटर भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप इटरेट कर सकते हो। देखिए इटरेटर का इतना यूज़ नहीं होता है जनरली, मैंने जैसे कहा फॉर ईच लूप जो है एनहेंस फॉर लूप, उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। इटरेटर्स का आप डिपेंड ऑन सिनेरियोज यूज़ करोगे। इटरेटर का यूज़ तभी आप करोगे जब आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। अगर सिर्फ ट्रैवर्स करना है तो आप फॉर ईच से खुश रहोगे। देखिए यहाँ पर मुझे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए था, मुझे ये डेटा को रिमूव करना था, तो मैं रिमूव कर पाया इटरेटर की मदद से, ठीक है, मैं मॉडिफाई कर पाया, ठीक है। और इटरेटर का आप तभी भी इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको मालूम नहीं कि कलेक्शन का टाइप क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप इटरेट कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो ये जो भी हमने सीखा है, जो ट्रैवर्सिंग के लॉजिक्स, उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर रहा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूबल लगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोजेक्ट की मदद से, ठीक है। अगर आप, मैं हाईली इनकरेज करूँगा आपको कि आप वीडियो को भी पॉज कीजिए और ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है इसको खुद से ट्राई कीजिए। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, हमें एक सिस्टम बनाना है जो यूजर्स फेच करे डेटाबेस से। देखिए असली डेटाबेस यूज़ नहीं करना है, हम लोग मॉक करेंगे इसको, ठीक है। तो हम एक लिस्ट हार्ड कोडेड रखेंगे और वो ऐसे इमेजिन करेंगे कि वो डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। डेटाबेसेस के बारे में जब आप कंफर्टेबल हो जाओ डेटाबेसेस से, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो फेच करे यूजर्स डेटाबेस से। ईच यूजर के पास, हर यूजर के पास एक रोल होता है, यूनिक रोल, ठीक है। एक ही रोल नहीं, मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं। देखिए ईच यूजर हैज रोल्स, ये प्लूरल है, मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं और हर रोल यूनिक है, ठीक है। मतलब एडमिन रोल 2 बार असाइन नहीं होगा यूजर को, एडमिन रोल एक ही बार असाइन होगा। दूसरा रोल असाइन करना है तो यूजर रोल करो, तो 2 रोल हो गए, ठीक है। मल्टीपल रोल्स असाइन हो सकते हैं यूजर को। हमें क्या करना है, हमें इस यूजर की जो लिस्ट हमें मिलेगी,
इसमें से हमें इनएक्टिव यूजर्स को निकालना है, एक्टिव यूजर्स को लिस्ट करना है और हर रोल में कितने यूजर्स है ये काउंट करना है। ठीक है, थोड़ा मज़ा आने वाला है, थोड़ा चैलेंज करना चाहिए खुद को। तो पॉज कीजिए वीडियो को, अभी ये अटेम्प्ट कीजिए। देखिए सही आंसर नहीं आता है, घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं। सही आंसर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं अभी आप जब वीडियो को प्ले करोगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। ये प्रोजेक्ट और ये चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है, ये इंट्रोड्यूस मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप व्यूइंग मोड से टाइपिंग मोड पे आ जाओ। ठीक है, व्यूइंग मोड से डूइंग मोड पे आ जाओ, डूइंग, टाइपिंग नहीं, डूइंग। तो जब आप डूइंग मोड में आते हो तब आप एक्चुअली हैंड्स ऑन होते हो और चीज़ों को एक्चुअली समझने लगते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हो। नॉर्मली क्या है, आप वीडियोस तो कितने भी देख लोगे, हज़ारों वीडियोस देख लोगे, लेकिन जब तक आप कोड को खुद से नहीं लिखोगे तब तक आप वो प्रोडक्शन लेवल का कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी कोर्सेज ले लो, कितने महंगे कोर्सेज ले लो, नहीं आएगा। तो कोड लिखना ज़रूरी है। तो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर सही आंसर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं वीडियो को प्ले कर दीजिए, मैं आगे वही सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो, और आपने ये ट्राई किया या नहीं, सोल्यूशन आया नहीं, चलो मुझे ये जानना नहीं है, ट्राई किया या नहीं ये सिर्फ आप कमेंट में लिखिएगा कि मैंने ये चैलेंज को खुद से अटेम्प्ट किया। ठीक है, अटेम्प्ट किया, मैं कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समय मिला। ठीक है, आप पॉज कर पाए वीडियो को, मैं अब सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें यूजर्स को फेच करना है, तो सबसे पहले तो यूजर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यूजर की हम क्लास बनाएंगे एक, और उसमें यूजर का क्या क्या डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम स्टोर करेंगे। तो जैसे इसको देख के समझ में आ रहा है हमें कि यूजर का चलो एक तो नाम होना चाहिए, और इनएक्टिव यूजर्स को निकालना है। इसका मतलब यूजर एक्टिव है या नहीं ये भी स्टोर करना है हमें कहीं, तो यूजर की जो क्लास है उसमें, और रोल्स भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है यूजर को रोल्स भी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप क्लास की डिज़ाइन करोगे। ठीक है, अब आप हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस पैकेज में मैं एक नया पैकेज बना दूंगा प्रोजेक्ट करके इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक क्लास बना देंगे। ठीक है, ये क्लास है यूज़र क्लास। ठीक है, अब जो यूज़र क्लास है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सारी की सारी फील्ड्स डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, प्राइवेट या जो भी आपको एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना है आप कीजिए, प्राइवेट बूलियन, और यहाँ पर एक्टिव लिखना है, एक्टिव है या नहीं ये वो चेक करेगा। एक्टिव है या नहीं ये हम बूलियन के तौर पे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमें और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्राइवेट, और रोल्स स्टोर करना है। तो अब रोल्स कैसे स्टोर करोगे, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के ये समझ में आ रहा है कि ईच यूजर हैज़ यूनिक रोल्स। अब ऐसा कौन सा, देखिए हमें तो लिस्ट स्टोर करनी है, ठीक है, रूल्स की, लेकिन यूनिक होनी चाहिए वो लिस्ट। तो ऐसे कौन सा कलेक्शन है जो हमें यूनिक लिस्ट स्टोर करने में मदद करता है, कौन सा कलेक्शन है मैं बता देता हूँ, सेट है वो। ठीक है, तो सेट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर रोल्स जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कहेंगे रोल्स इस तरीके से। अब इस सेट को इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो java.util.set से इंपोर्ट हो जाएगा, java.util से। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर पाए। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, और हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ से हम गेटर्स जनरेट करेंगे, सेटर्स नहीं, गेटर्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। इतनी बात हो गई। अब हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे जहाँ पर हम ये सारी जो चीज़ें हमने बनाई है उसको यूज़ कर पाए। तो मैं कहूँगा यूज़र मैनेजमेंट डेमो, ऐसे क्लास बना दी मैंने, कोई भी नाम दे सकते हो क्लास की, क्लास का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ यूजर्स बनाना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा लिस्ट यूज़र। देखिए ये जो लिस्ट है वो हम फेच करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, तो यूजर्स कहूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कहूँगा न्यू अरे लिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट में मल्टीपल यूजर्स को ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले कुछ यूज़र क्रिएट कर दूंगा। ठीक है,
तो हम ये मॉक कर रहे हैं कि ये डेटाबेस से आ रहे हैं, लेकिन डेटाबेस से नहीं आ रहे, एक्चुअली में हम यहीं पर क्रिएट कर रहे हैं ये यूज़र को, क्योंकि डेटाबेस तक अब हम पहुँचे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा एलिस, और फिर मैं कहूँगा एक्टिव है ट्रू। अच्छा क्या हो गया यहाँ पर, ये एक्टिव एक्सपेक्ट कर रहा है सबसे पहले, ये गलत हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए एक्टिव एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं ना, हम एक्टिव पास कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रू पास कर देता हूँ। नेम एलिस हो गया। रोल क्या होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे रोल्स मेंशन करना है हमें। अब रोल हम मेंशन कैसे कर सकते हैं, रोल हम मेंशन करेंगे सेट की मदद से। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम कहेंगे सेट, एक सेट बनाएंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे और यूज़र 1 रोल्स। तो ये यूज़र 1 के लिए रोल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके लिए सेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू हैश सेट इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे अरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पर लिख देंगे एडमिन कॉमा यूज़र। देखिए आप जो सेट है उसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, अरेज डॉट एज लिस्ट। अरेज क्या है, अरेज एक इनबिल्ट क्लास है, आप इस पर ओवर करेंगे आपको मिल जाएगा फाइनल क्लास अरे। ये एक इनबिल्ट क्लास है जिसमें काफ़ी सारे, देखिए दिस क्लास कंटेन्स मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग अरेज, सॉर्टिंग, सर्चिंग। आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो अरेज से काम करने के लिए इस क्लास की मदद से, ठीक है। तो अरेज डॉट एज लिस्ट, इसका मतलब ये क्या करेगा, इस पर ओवर करेंगे तो देखिए रिटर्न द फिक्स साइज लिस्ट बैक्ड बाय स्पेसिफाइड अरे। तो ये अरे जो है मेरे पास, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब रोल्स की बजाय मैं यहाँ पर यूज़र 1 रोल्स इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर ये यूज़र की लिस्ट बनाई, यूजर्स डॉट ऐड यूज़र 1, ये हो गया हमारी यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। पहले रोल्स बनाई यूज़र 1 के लिए, फिर यूज़र की ऑब्जेक्ट बनाई, उसमें रोल्स का इस्तेमाल किया, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर 4 यूज़र बनाते तो हमको कितने 16 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा ट्रिम डाउन कर देते हैं, तो मैं ना इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी इसको कमेंट अभी नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐड करने की बजाय इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधे। तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर रोल को इस तरीके से ऐड करने की बजाय मैं यहीं पर एक हैश सेट बना दूंगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और इन दोनों को मैं अभी कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में मैंने यूज़र को ऐड कर दिया, यहीं पे ऑब्जेक्ट भी बना दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं यूज़र का अंदर, यूज़र को ऐड करते हुए, और यहीं पर मैं एक सेट भी बना रहा हूँ जो रोल्स का सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा के पूरा इसको डुप्लीकेट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जो भी हमें डेटा ऐड करना है वो डेटा ऐड कर देते हैं। एक्टिव है ये, तो ये पहला वाला यूज़र तो चलो एक्टिव है, दूसरे वाले यूज़र को इनएक्टिव कर देते हैं और एलिस के बजाय बॉब कर देते हैं। हमारी यूज़र लिस्ट तो फिक्स है एलिस, बॉब, और यहाँ पर एडमिन की बजाय सिर्फ यूज़र कहेंगे हम, ठीक है। ये बन गया बॉब, ठीक है, और यहाँ पर बॉब के बजाय चार्ली, ऐसे, और ये एक्टिव है तो ये एक्टिव है, और यहाँ पर हम कर देंगे यूज़र नहीं मैनेजर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई बात। अब हमें क्या करना है, आप ये देखिए ये डेटा हमें डेटाबेस से मिल गया, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले रिक्वायरमेंट जो थी कि गेट द डेटा ऑफ यूजर्स फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, तो ये हमने मॉक किया है, यहाँ पर लिख दिया है, ये मॉक किया है, मॉक किया मतलब हमने हार्ड कोड किया, ठीक है। तो यूजर्स में अभी हमारे पास यूजर की लिस्ट है, बढ़िया है, ईच यूजर एज यूनिक रोल ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिमूव इनएक्टिव यूजर्स, तो यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, रिमूव, अरे बाप रे, इनएक्टिव यूजर्स, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इटरेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो यूज़र है उसमें से इनएक्टिव यूजर्स को निकालना है। तो मैं इटरेटर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू यूजर्स डॉट इटरेटर, ऐसे, और फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा इटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट, ठीक है। अगर इटरेटर में नेक्स्ट है तो मैं क्या करूँगा, इनएक्टिव यूजर्स को हटा दूंगा। तो मैं कहूँगा इफ़ इटरेटर डॉट नेक्स्ट में डॉट इज एक्टिव, अगर ये इज एक्टिव है
तो ठीक है, लेकिन इज एक्टिव को हम नेगेट कर रहे हैं, तो अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है मतलब इज एक्टिव फॉल्स है, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, करेक्ट। और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्या करूंगा, इटरेटर, अरे बाप रे, इटरेटर डॉट रिमूव, और जो ऑब्जेक्ट था उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक्टिव यूजर्स को प्रिंट कर सकता हूं, सिस्टम एक्टिव यूजर्स, इस तरीके से। कैसे प्रिंट करूंगा, तो यहां पर आऊंगा, फॉर ईच का इस्तेमाल करूंगा, फॉर, और यहां पर कहूंगा यूजर यूजर, और यहां पर यूजर्स, ठीक है, और यहां पर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यूजर डॉट गेट नेम, इस तरीके से। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नॉर्मली इनएक्टिव यूजर्स हमें नहीं दिखने चाहिए, इसका मतलब है एलिस और चार्ली दिखने चाहिए, बॉब नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉब है इनएक्टिव, ठीक है। तो ये पहला लॉजिक हमने तो कर दिया। देखिए काफी सिंपल है, इटरेटर की मदद से हमने पहले ये चेक किया कि नेक्स्ट है या नहीं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो इटरेटर की मदद से हमने इनएक्टिव यूजर्स के लिए एक चेक लगा दिया और उसको रिमूव कर दिया, और फिर एक्टिव यूजर्स को, जो बचे हुए थे लिस्ट में वो एक्टिव यूजर्स थे, उनको प्रिंट कर दिया। अब दूसरा जो चैलेंज था वो था, देखिए लिस्ट ऑल एक्टिव यूजर्स, ये भी कर दिया, काउंट यूजर्स पर रोल। तो ये आप कैसे करोगे, तो ये करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा मैप का, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा, काउंट यूजर्स पर रोल, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एक्टिव यूजर्स। तो ये दूसरा था, ये तीसरे में हम क्या करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैप को पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर स्ट्रिंग इंटीजर ऐसे, और मैं कहूँगा रोल काउंट, इस तरीके से, न्यू हैश मैप, ठीक है, यू गेट डन। अब यहाँ पर मैं आऊँगा फॉर, और यहाँ पर यूज़र के लिए एक फॉर लूप बना लूँगा, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। तो ये एनहांस फॉर लूप है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी रोल है, ठीक है, जो भी रोल है, अब यहाँ पर हमने यूजर से तो लूप इन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें रोल का काउंट लेना है, ठीक है, यूजर्स, काउंट यूजर्स पर रोल। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आएंगे, हर यूजर के रोल के थ्रू हम इटरेट करेंगे, हर यूजर के रोल के थ्रू। तो यूजर तो हमें मिल गया, अब यूजर में सेट में रोल स्टोर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर करेंगे, यहाँ पर एक और फॉर, नेस्टेड फॉर, यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग रोल, और यहाँ पर कहूँगा यूजर डॉट गेट रोल्स, ठीक है। यूजर डॉट गेट रोल्स से मुझे यूजर के सारे रोल्स मिल रहे, और उसको मैं अभी इटरेट कर रहा हूँ। और क्या करूँगा, इटरेट करके मैं करूँगा रोल काउंट। तो ये जो रोल काउंट है मेरा मैप, उसमें मैं एक वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, वो वहाँ पे मैं बोलूँगा रोल, ठीक है। तो की हो गई ये रोल, ये जो भी रोल था, एडमिन, मैनेजर, वो की बन गई। और यहाँ पर मैं कहूँगा वैल्यू की जगह पर रोल काउंट डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है। अगर रोल काउंट है तो वो रोल काउंट मिल जाए, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो हम डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रोल कॉमा 0 ऐड कर देंगे, और फिर इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्या हो क्या रहा है, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रोल काउंट एक मैप है, ठीक है। अब रोल काउंट में आप गेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की से, ठीक है, गेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप कोई ऐसी की डाल दोगे जो की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसमें आपको एरर आ जाएगी, होता ही है, ठीक है। अब उस एरर को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, एक दूसरा मेथड है गेट और डिफॉल्ट। इसमें क्या है, आप सिमिलर तरीके से की भी मेंशन करो, लेकिन अगर की नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन कर दो। तो अगर की नहीं मिलती है तो आपको एरर नहीं आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो ये गेट का एक वर्जन है जहां पर आप डिफॉल्ट वैल्यूज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, ठीक है, ये एग्जांपल। तो इसका इस्तेमाल करें तो रोल काउंट में से हम ये रोल के अगेंस्ट जो काउंट है, देखिए रोल काउंट में क्या स्टोर हो रहा है, रोल काउंट में स्टोर होने वाला है एक जगह पे रोल, तो यहाँ पर मैनेजर स्टोर होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहले तो मैनेजर स्टोर होगा, और फिर 1 स्टोर होगा, फिर एडमिन स्टोर होगा, और फिर 1 स्टोर होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए पहले जब ये क्रिएट होगा तभी तो इसमें ना मैनेजर होगा ना एडमिन होगा, करेक्ट।
तो ये क्या करेगा, पहला यूजर को फेच करेगा। पहला यूजर क्या है, पहला यूजर है एलिस। एलिस की सारी रूल्स भी ले लेगा ये, गेट के जरिए हम ले रहे हैं, एडमिन और यूजर यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए एलिस आ गया यहाँ पर। अब एलिस की सारी रूल्स लेगा, यूजर और एडमिन वो मिल जाएगी उसे। अब पहले यूजर के साथ वो इटरेट करेगा और वो बोलेगा कि मुझको रोल काउंट में से यूजर रोल में जो भी वैल्यू है, काउंट है, वो दे दो। तो देखिए ये तो अभी नया बना है रोल काउंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट, नया बना है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, ये की उसको मिलेगी नहीं, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब एडमिन में 0 है फिलहाल। तो ये क्या करेगा, 0 को लेके उसको, ये 0 आ गया यहाँ पर, उसको लेके 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो काउंट 1 हो जाएगा। और जो रोल था एडमिन वो यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस इटरेशन के बाद, फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू क्या होगी, एडमिन :1। फिर दूसरे इटरेशन पे जाएगा, दूसरे इटरेशन में क्या वैल्यू है, यूजर। फिर से यूजर के लिए भी चेक करेगा, यहाँ पर यूजर गेट रोल काउंट की है यूजर से, नहीं है, तो 0 रिटर्न कर देगा और 0 + 1। तो अभी दूसरे इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पर यूजर आ जाएगा, यूजर 1, इस तरीके से। और इस तरीके से चलता जाएगा ये। फिर नेक्स्ट यूजर के लिए जाएगा, नेक्स्ट यूजर में बॉब है, ठीक है, या चार्ली है। तो बॉब को तो हमने हटा दिया लिस्ट से, इनएक्टिव था वो, ठीक है, चार्ली है मान लेते हैं। तो मैनेजर है रोल, मैनेजर नहीं है, तो फिर से 1 ऐड कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 1 1 अगेंस्ट ईच रोल। अच्छा, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, ये होने के बाद हमें प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो हम अभी प्रिंट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, जो मैप को कैसे प्रिंट करना है। तो ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता हूँ। यही एग्जाम्पल से हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ऑल यूजर्स, यूजर मैप नहीं, रोल काउंट, ठीक है। और अच्छा इंटीजर, अच्छा क्या प्रॉब्लम होगी, ये है स्ट्रिंग और इंटीजर, और ये है इंटीजर और स्ट्रिंग, ओके सॉरी। तो ये होगा स्ट्रिंग और ये होगा इंटीजर, इस तरीके से, ठीक है। अब ये चलना चाहिए, देखिए, देख रहे हो, यूजर, मैनेजर और एडमिन, ऑल रोल्स, इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर मैनेजर से इसको यूजर बना देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो यूजर के अगेंस्ट 2 काउंट आएगा, देखो, देख पा रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए क्या होगा फिर, ये जब चार्ली के पास आएगा, तो यहाँ पर देखिए एडमिन तो 1 हो गया, यूजर तो 1 हो गया। चार्ली के पास आएगा तो ये जो कोड है ये यूजर को गेट करेगा। अब यूजर की जो की है वो तो मिल जाएगी उसको विथ वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर एलिस ऑलरेडी यूजर था, ठीक है। तो वो 1 से मिल जाएगी, तो वो इसको लेके डिफॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो की मिल गई। तो 1 + 1 कर देगा, तो 2 हो गया और डन हो गया, बात खत्म। यहाँ पर आपको आउटपुट दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा चैलेंजिंग रहा, मजा आया इसको करने में, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज हमने सीखी, फॉर लूप को हमने फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आप फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर रहा आपको और आप फॉलो कर पाए। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ, ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है। और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है, ठीक है। तो 600 से 300 के बीच में, ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है। कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ, ठीक है। ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है, ठीक है।
और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है, आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए, रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ API को डिप्लॉय करो, ठीक है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी, ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसको आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए, ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया है। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा की पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है, वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे, यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है, ठीक है। ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए। और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था, लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है, ठीक है। वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें, ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे। और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा GPA, ये सारी। और आप है ना, रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे, faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज, वो यहाँ पर आए और इस कोर्स को ले सके।
देखिए, जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है, और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।